नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं देश के अलावा दुनिया भर में क्या हलचल चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस वक्त क्या हो रहा है, कहां जंगी मोर्चा खुला है, कहां कूटनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है, कहां डिप्लोमेसी में साजिशें रची जा रही है, कहां कूटनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। वर्ल्ड नाउ में जो खबरें आज हम आपके लिए रखने वाले हैं, सबसे पहले उसे सरसरी निगाह से देख लेते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात आज एक ऐसे विरोधाभास की जहां एक तरफ दुनिया जंग की आहट से कांप रही है, मिसाइलें तैयार हैं, सेनाएं आमने सामने, और उसी दौर में शांति का सबसे बड़ा तमगा चर्चा में है। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप का सियासी ड्रामा। ये न एक जंग रोकने की ताकत, न एक जंग रोकने की कोशिश, और हर तरफ उकसावे वाले बयान, लेकिन फिर भी शांति के पुरस्कार तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंच ही गए। सवाल बड़ा है, क्या युद्ध की धमक के बीच नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान है या फिर वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। ट्रंप, जंग और नोबेल प्राइज की वो कहानी आज आपके सामने रखेंगे, उसकी परतें खोलेंगे जहां ताकत, रणनीति और शांति तीनों आमने सामने खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप के गड़गड़ाने के बाद भी, दुनिया भर के कई नेताओं से लेटर लिखवाने के बाद भी, जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का पीस प्राइज नहीं मिला, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप मारिया मचाडो के जरिए नोबेल शांति पुरस्कार तक पहुंच गए। हालांकि आज भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई पीस प्राइज नहीं मिला है, लेकिन मारिया मचाडो ने अपने पीस प्राइज को डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे के तौर पर भेंट किया। तो नोबेल ने कहा कि भाई ये तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, जिसको दिया उसी का रहेगा और इतिहास में भी उसी का नाम दर्ज किया जाएगा। आप चाहे किसी और से ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानेंगे इस पीस प्राइज के पीछे की पूरी कहानी क्या है, मारिया मचाडो के इस नोबेल प्राइज गिफ्ट करने के पीछे की हकीकत क्या है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बातचीत होगी अगली खबर की, जहां एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखी जा रही है जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ दुनिया की नजरें ईरान, मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, मिसाइलें, युद्धपोत, जंग की आशंका, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तोपों का रुख बदल दिया है। यानी ईरान को छोड़कर अब डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में और ईरान के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आज ईरान बदलाव की आग में झुलस रहा है, तो अमेरिका अपनी दक्षिणी सीमा पर सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर चुनावी साल में ट्रंप की कोई सियासी चाल है। और वर्ल्ड नाउ में आज एक और खबर होगी जिसमें समंदर के उस ताकत की बात करेंगे जो अब ईरान की तरफ बढ़ रही। इसे खाड़ी का महाबली कहा जाता है, समंदर का महाबली कहा जाता है, 1,00,000 टन का दानव कहा जाता है, जिस नाम से भी पुकार लीजिए, समंदर का महाकाल इसे कहा जाता है। यह है अमेरिकी युद्धपोत, एक ऐसा दानव जिसे देखकर दुश्मन भी पनाह मांगते हैं। यह सिर्फ 1,00,000 टन के लोहे का जहाज नहीं है, यह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी चलता फिरता जीता जागता सैन्य बेड़ा। जिस भी तरफ चला जाए, जहां भी पहुंच जाए, वहां जंग का रुख अकेले मोड़ सकता है। समंदर के बीच चलता फिरता सैन्य अड्डा, जहां से स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ते हैं, जहां मिसाइल्स लॉन्च होती हैं, जहां से अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जाते हैं, जहां से ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी मिसाइलें लगी हुई हैं, जहां बड़े बड़े तोप लगे हुए हैं, और बिना किसी देश की इजाजत, बिना जमीन पर कदम रखे अमेरिका समंदर से ही जंग का फैसला कर सकता है। देखेंगे अमेरिका के नेवल पावर को आज कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनते हैं, युद्ध का पहला और आखिरी हथियार। फिर वर्ल्ड नाउ में बात होगी स्पेन की, जहां 150 साल बाद इतिहास एक बार फिर से करवट ले रहा है। कहते हैं 150 साल के बाद स्पेन में रानी लौट आई। कुछ ऐसा हुआ है जिसने सिर्फ स्पेन ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान स्पेन की ओर खींचा है। 150 साल बाद, यानी 1.5 सदी के बाद ताज पर लौट रही एक रानी, एक ऐसी युवराज जो उम्र में सिर्फ 20 साल की है, लेकिन जिम्मेदारी इतनी बड़ी जितनी सदियों में किसी किसी के हिस्से आती रही है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन या राजशाही की वापसी नहीं है, यह परंपरा और आधुनिकता का टकराव भी लेकर आ रही है और भविष्य के स्पेन की नई तस्वीर भी पेश कर रही है। कौन है ये रानी, क्यों पूरी दुनिया की निगाहें स्पेन पर टिकी हुई हैं, और क्या यह बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक है या यूरोप की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है।
इस खबर को भी डिटेल से देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप, जंग और नोबेल प्राइज के बीच का एक ऐसा नाम जो हर बार चर्चा में रहा, और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल पीस प्राइज की चर्चा हो रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जंग की चर्चा तो चल ही रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में आए हैं अमेरिका के। दुनिया भर में जंग की धमक, मिसाइलों की तैयारी और उसी वक्त शांति का तमगा। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, यह है डोनाल्ड ट्रंप का सियासी ड्रामा। ट्रंप का ऐलाने जंग, वार के हुंकार और उसी वक्त हाथ में नोबेल का शांति पुरस्कार। सवाल है कि क्या नोबेल अब शांति का सम्मान है? क्या नोबेल के बहाने डोनाल्ड ट्रंप अपने इमेज का मेकओवर कर रहे हैं? क्योंकि नोबेल कमेटी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने से मना कर दिया। तो क्या बैकडोर से नोबेल प्राइज हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया को पता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरे विश्व में केओस बना हुआ है, उथल पुथल की स्थिति है, एनार्किज्म देखी जा रही है। अमेरिका के अंदर भी किसी को भी सड़क पर चलते गोली मार दी जा रही है। अब व्हाइट हाउस का सीन देखिए, दुनिया में जंग का तापमान बढ़ा हुआ है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी फौज अलर्ट पर है, और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नोबेल का शांति पुरस्कार देखा जाता है। यह नोबेल ना तो नोबेल कमेटी ने दिया, ना ही कोई आधिकारिक सम्मान है। यह वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का नोबेल पुरस्कार है, जिन्होंने अपना यह नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को हैंडओवर कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है एक भ्रम। कागजों में पुरस्कार उनका, कैमरों के सामने क्रेडिट ट्रंप का। न जंग रुकी, न हथियार खामोश हुए, न रशिया यूक्रेन में वॉर बंद हुए, लेकिन ट्रंप खुद को बता रहे हैं पीस मेकर। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान मारिया मचाडो ने ट्रंप को यह मेडल सौंपा। इस मौके पर ट्रंप ने इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया और सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने मुझे अपने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने मचाडो की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बहुत अच्छी महिला हैं और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ये रहा ट्रूथ सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट। हालांकि मचाडो ने भी इस कदम को लेकर कहा कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया है, यह हमारे स्वतंत्र और लोकतंत्र के प्रति उनके योगदान की पहचान है। इसके बाद वो संसद भवन कैपिटल हिल के लिए रवाना हो गई। यह कदम उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप ने वेनेजुएला में लोकतंत्र को लेकर अपने रुख पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वहां चुनाव कब होंगे, और माना जा रहा है कि मचाडो को देश का नेतृत्व करना अभी मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें अंदर से समर्थन, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब इस तस्वीर को थोड़ा अगर देखने की कोशिश करें, जरा बिग स्क्रीन पर इस तस्वीर को डालिए। उसके 2-3 एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि क्यों इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मास्टर स्ट्रोक कैसे है? अव्वल तो यह कि वेनेजुएला पर अटैक को लेकर अभी हमने आपको कल ही बताया था, एक सर्वे का हवाला भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाया था कि 65% लोग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सेना को लेकर वेनेजुएला में घुस गए और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। 65% लोग इस एक्शन से खुश नहीं है। 60% लोग डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से अमेरिका में खुश नहीं है, और यह सर्वे वहीं पर कराया गया, अमेरिका के अंदर ही। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने इमेज मेकओवर के लिए सोचिए कितना बड़ा दांव चल रहे हैं। वो मारिया मचाडो को बुलाते हैं, नोबेल पीस प्राइज के साथ पोस्टरिंग करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर इसे डाल देते हैं। यानी कि एक तरह से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर एक्शन लेकर उन्होंने बहुत सही किया, और इसकी वजह से वेनेजुएला की जो विपक्षी लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिसकी तस्वीर जिनकी आप इस वक्त देख रहे हैं, उन्होंने खुद अपना पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। समझिए, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और इस बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसे सर्वे आ रहे हैं तो वो उनके लिए सेटबैक है, और उसी डेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आइए जानते हैं मारिया मचाडो के बारे में भी कि मारिया मचाडो कौन है। विपक्ष की नेता है वेनेजुएला की मारिया मचाडो। 2025 में उन्होंने ये मेडल जीता और कहते हैं मादुरो शासन में सालों तक दमन का शिकार रही। 11 मई तक वेनेजुएला में छिपकर रहने को मजबूर हुई। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मचाडो को मिला। 10 दिसंबर 2025 ओस्लो में बेटी एना कोरिना सूसा ने नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया।
ट्रंप से मिलने से पहले मचाडो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। हालांकि नॉर्वे में दिखी थी जब अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन करके वेनेजुएला से मचाडो को निकाला था इसी पीस प्राइज के लिए, नॉर्वे ले जाने के लिए, क्योंकि नोबेल का पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में ही दिया जाता है। ट्रंप ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कराया। मचाडो को लगा कि ट्रंप उन्हें सत्ता में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ट्रंप ने मादुरो की डिप्टी डेल्सी रॉड्रिगेज को समर्थन किया। डेल्सी रॉड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दी गई। हालांकि ट्रंप खुद को भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताते हैं। इस बाबत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। यह खबर भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी और यह भी दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पोस्ट किया था। हालांकि ट्रंप के फैसले से मचाडो की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। नोबेल मेडल देकर ट्रंप को अपने पक्ष में कोशिश कर सकती हैं मचाडो। लोकतांत्रिक नेता इन वेटिंग की छवि दांव पर है। अब सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे छिपी एक राजनीतिक सच्चाई, जहां दमन, उम्मीदें और झूठे दावे टकराते हैं। क्या मचाडो ने अपने संघर्ष को दिखाने के लिए इस फोटो ऑप का सहारा लिया और ट्रंप का साथ दिया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मचाडो को व्हाइट हाउस में बुलाकर नोबेल के साथ फोटो ऑप कराया, नोबेल प्राइज के साथ, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस में हारने से बच जाएं? क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हालत ठीक नहीं है और इसलिए ये सारे जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप, जंग और नोबेल प्राइज का ये जो टाइमलाइन है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही सेकेंड रिजिम में डोनाल्ड ट्रंप वापस आए होंगे, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप में वापस आते ही नोबेल की रट लगाकर बैठ गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी पारी शुरू होते ही खुद को नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा कैंडिडेट घोषित कर दिया। विश्व शांति का मसीहा साबित करने की मुहिम छेड़ दी। गाजा पर आखिरी दाव खेला। नोबेल की घोषणा से पहले ट्रंप ने गाजा पीस प्लान का शोर मचाया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस तलब किया गया और 2 साल से चल रहे इजरायली सैन्य अभियान रुकवाने का दावा किया और बाकायदा इजरायली पीएम ने इस पर मुहर भी लगाई। फिर टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन है, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025। ट्रंप बने इस वक्त राष्ट्रपति और 20 जनवरी यानी कि सिर्फ 11 दिन का गैप रहा। नामांकन देर से भी आए क्योंकि नेतन्याहू और पाकिस्तान के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को डेडलाइन के बाद नॉमिनेट किया। बड़ा सवाल यह, क्या ट्रंप का नामांकन भी वैध था या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा? एक तरफ समंदर में अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ शांति का तमगा पहनने की चाहत। डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन यह शांति थी या महज शोर? इसे बहुत समझने की आवश्यकता है। क्या वाकई 7 युद्ध जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाने की कोशिश क्या की या रोकी गई? सबसे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान। पुराना संघर्ष है, अस्थायी शांति आई, लेकिन कोई स्थायी फैसला नहीं आ पाया और यहां पर ट्रंप की भूमिका भी निर्णायक नहीं रही। कंबोडिया, थाईलैंड, गोलीबारी को युद्ध बताकर पेश किया, जबकि सीजफायर आसियान के पहल पर हुआ। सर्बिया, कोसोवो, सीमा विवाद आज भी सुलग रहा है, स्थायी शांति नहीं है। रवांडा और कांगो के बीच डील, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी और ट्रंप का दावा खोखला पाएगा। और सबसे बड़ा फेलियर इजराइल फिलिस्तीन गाजा आज भी चल रहा है, शांति सिर्फ भाषणों में नजर आती है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का वादा जमीनी हकीकत में नाकामी है। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के पीएम ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, हटा दिया। अब घरेलू मोर्चे पर भी झटका है। आर्थिक दबाव तो है ही, इसके बारे में हमने आपको कल ही रिपोर्ट दी थी। आंतरिक असंतोष भी और विवादित फैसले तो है ही होंगे। ट्रंप के अजीबोगरीब कदम भी देख लीजिए। नोबेल के लिए खुली राजनीति की, खुद की तारीफ की, अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी बनाने की कोशिश की, यहां तक कि नोबेल कमेटी को भी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नोबेल नहीं मिलता है तो यह अमेरिका का अपमान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 6-7 युद्ध खत्म किए, लेकिन फैक्ट चेक से साफ होता है कि कई संघर्ष केवल आंशिक रूप से ही शांत हो पाए। लेकिन इससे पहले कभी भी इस तरह की दावे नहीं देखे गए। इससे पहले भी कई राष्ट्रपति रहे, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, वो बार बार कहते हुए एक पीस मेकर है और उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जबकि पुरस्कार उनके बजाय वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिल गया। हालांकि इस बात से बेहद नाराज हो गए थे मचाडो। अब सवाल यह है कि क्या अपना पुरस्कार किसी और को दे सकती हैं?
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि नोबेल कमेटी ने इस बात से इनकार कर दिया। नोबेल पुरस्कार जो होता है व्यक्तिगत सम्मान होता है और विजेता के नाम पर ही दिया जाता है। मचाडो अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकती हैं। पुरस्कार विजेता के नाम रजिस्टर होता है, उनके नाम पर लिखा जाता है। इसे कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इवन नोबेल कमेटी भी इसे ट्रांसफर करने की पावर उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि बिना हमारी मंजूरी के कोई हस्तांतरण भी असंभव है, भले ही ट्रंप इस सम्मान को पाने की इच्छा जताते रहे। एक हाथ में शांति का पोस्टर, दूसरे हाथ में जंग का बटन, और पूरी दुनिया को साफ संदेश, यूएस इज रेडी फॉर वॉर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनको पीस प्राइज नोबेल का चाहिए, लेकिन वो अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख देते हैं, DOW। हालांकि एक तरफ अमेरिका का युद्ध बेड़ा जो समंदर में तैनात है, दूसरी तरफ ट्रंप का दावा, मैंने फांसी रुकवाई, मैंने शांति दिलाई, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने टकराव रुकवाए, मैंने डील कराई। और वही व्हाइट हाउस ने ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा किया। अमेरिका का कहना है कि उसकी दखलंदाजी से ईरान में 800 फांसी की सजा रोकी गई है। नो फांसी बट ऑल ऑप्शन इज ओपन। यूएस ने कहा कि वो ईरानी लोगों के साथ खड़ा है। 800 लोगों की फांसी की सजा रोक दी गई है। वॉशिंगटन ने फांसी को हिंसक दमन बताया था। ईरान में फांसी रुकी, अमेरिका के ऑप्शन खुले हुए हैं। व्हाइट हाउस हालात पर 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। ईरान को अलग थलग करने की तैयारी है। यूएस का मैसेज क्लियर है, जनता साथ है, शासन निशाने पर है। फाइनेंशियल फ्रंट पर अमेरिका का अटैक दिखा जा सकता है क्योंकि और ज्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए और जरूरत पड़ी तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। व्हाइट हाउस का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने 5 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जिन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर हिंसा करने के आरोप लगे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरानी नेताओं के विदेशी बैंकों में किए गए फाइनेंशियल ट्रांसफर को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया है, जिससे तेहरान पर भी भारी प्रेशर है। अमेरिका ईरान के सीनियर अधिकारियों के बैंक खातों को फ्रीज कर सकता है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हत्याएं जारी रहीं तो ट्रंप ने तेहरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। लेकिन इस बयान से पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक और खबर ने हलचल मचा दी। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे समझौता हो चुका है, यानी फिलहाल ईरान पर किसी भी तरह के अमेरिकी हमले की संभावना नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं, अगर अमेरिका के सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं तो अचानक नरमी क्यों है? क्या फांसी रुकवाना किसी बड़ी डील की पहली कड़ी शर्त है, या फिर ट्रंप प्रशासन जंग के बजाय कूटनीति का रास्ता अपना रहा है? हालांकि कल के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जंग अमेरिका के लिए आखिरी विकल्प होगा। अभी फौरन जंग में उतरने से अमेरिका भी बचेगा, क्योंकि अगर जंग में अमेरिका उतरता है तो सबसे ज्यादा खतरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस को और इजराइल को होगा, जो ईरान की मिसाइलों के सीधे जद में है। इसलिए एकदम लास्ट ऑप्शन, जब 99% विकल्प खत्म हो जाएंगे तब 1% का विकल्प सिर्फ जंग का बचेगा। इसके पहले अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा, साम दाम दंड भेद, कि ईरान के साथ या तो डील हो या ईरान के में तख्ता पलट करा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर के घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहे हैं। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से बात भी किया और आश्वासन मिला कि फांसी और हत्याएं बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को बताया कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप को बताया गया था कि हत्याएं और फांसी रोक दी जाएंगी। ईरान एक दिन पहले सिर्फ 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने वाला था, जिसको लेकर दुनिया भर में ईरान का विरोध किया गया। और अब हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी के परिवार ने कहा है कि उनकी फांसी टाल दी गई है। हालांकि ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि उन्हें मौत की सजा ही नहीं सुनाई गई। तो सवाल यह, क्या धमकियों से शांति आती है या फिर शांति अब सिर्फ एक चुनावी जुमला है? और वैसे भी अमेरिका को शांति से क्या लेना देना है? अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल से लेना देना है, अमेरिका को ऑयल से लेना देना है, अमेरिका को नेचुरल गैस से लेना देना है। ईरान के पास है तो अमेरिका ईरान भी जाएगा, इराक सीरिया के पास है तो इराक सीरिया भी जाएगा, वेनेजुएला के पास है तो वेनेजुएला भी जाएगा, ग्रीनलैंड में है तो अमेरिका ग्रीनलैंड में भी जाएगा। यानी अमेरिका को जहां डॉलर और मुनाफा दिखेगा अमेरिका वहां जाएगा, और दुनिया की कोई शक्ति अमेरिका को नहीं रोक सकती।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट खबर की। दुनिया की नजरें ईरान और मिडिल ईस्ट पर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नजर फिलहाल मैक्सिको पर है। दुनिया बेशक आज ग्रीनलैंड की भी बात कर रही है, ईरान की भी बात कर रही है, लेकिन शायद मैक्सिको को लेकर इतनी चर्चा नहीं की जा रही। लेकिन अमेरिका के अंदर से बहुत बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन कभी भी ऑन कर सकते हैं। यानी एक और पड़ोसी देश पर डोनाल्ड ट्रंप की बुरी नजर है और कहते हैं ईरान से पहले भी इस देश में हमले की तैयारी। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंकना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने पहले तो राष्ट्रपति बनने के 15 दिन में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने का दावा किया था, वो तो फेल हो गया। और जब नोबेल का शांति पुरस्कार लेना चाहते थे तब भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के 9 देशों की जंग रुकवाने का दावा करते रहे। खुद अपने मुंह से नोबेल पीस प्राइज के दावेदार बनते रहे, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। इसके बाद ट्रंप का माथा 360 डिग्री घूम गया, यानी दिमाग। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जो ट्रंप पूरी दुनिया में जंग रुकवाने का दावा करते रहे, वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में कूद गए। अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान में बमबारी की। इसके बाद ट्रंप रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाते रुकवाते दोनों देशों को धमकाने पर उतर आए। जब बात नहीं बनी तो चुप्पी साध ली। इसके बाद उन्होंने नेटो देशों को धमकाना शुरू किया। ट्रंप टैरिफ का टेरर पूरी दुनिया देख ही रही है। दुनिया के तमाम देश आर्थिक संकट से घिरे नजर आ रहे हैं। खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बेपटरी हो चली है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपना 1 साल का कार्यकाल तो पूरा कर लिया है, लेकिन उनके मौजूदा रुख को देखकर लगता है कि उन्होंने अभी तक जो किया है वो महज ट्रेलर है और असली पिक्चर अभी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तख्त की गर्मी अब ट्रंप के सिर चढ़कर बोल रही है, जिसकी बानगी पड़ोसी देश वेनेजुएला पर देखने को मिला, जहां अमेरिकी बॉम्बर्स ने बमबारी की और वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को घर से उठा लिया। अब अमेरिकी अदालत में मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है कि ट्रंप ने तेल के खेल में वेनेजुएला का सफाया किया। वो इस देश की बर्बादी की नींव पर अमेरिकी सपने को साकार करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप क्या वेनेजुएला तक रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी नजर अमेरिका के कई पड़ोसी देशों पर है, इंक्लूडिंग कनाडा। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के साथ साथ ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मेटल पर भी है। और ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा डोनाल्ड ट्रंप बार बार जाहिर कर चुके हैं। लगे हाथ क्यूबा पर भी कब्जे की मंशा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने तो मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने तक की बात कह डाली है। अब वेनेजुएला के तेल पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप की नजर टिकी हुई है और क्या अब ट्रंप वेनेजुएला को इन्वेड करने के बाद आगे किस देश की ओर बढ़ेंगे? आइए देखते हैं। तेल के खेल में क्या क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? सबसे बड़ा सवाल। इससे भी बड़ा सवाल, क्या अब वेनेजुएला को खत्म करने के बाद आगे और भी देशों को इन्वेड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? घर में सो रहे राष्ट्रपति को घर से उठाया और अमेरिकी कैद में मादुरो और फर्स्ट लेडी अभी तक बनी हुई है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और क्यूबा के साथ ट्रंप की नजर अब मैक्सिको पर आ गई है। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात की चर्चा कर रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन ट्रंप की सेना ईरान के साथ मैक्सिको पर भी हमले की तैयारी कर रही है। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में हुआ है। मैक्सिको को लेकर ट्रंप का खौफनाक प्लान क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात ईरान की करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से खार खाए ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अंदेशा जताया जा रहा है कि अब की बार ईरान की सत्ता बदलने की प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कर चुके हैं। यानी ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो अगर वेनेजुएला के बाद मैक्सिको की बात की जाए तो क्या वेनेजुएला के बाद मैक्सिको को इन्वेड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, या मैक्सिको के बाद ईरान को इन्वेड करेंगे? और आपको बता दें कि मैक्सिको को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी के मूड में नहीं है, लेकिन घेरने की तैयारी तो कर चुके हैं मैक्सिको को। और ईरान से पहले कहते हैं मैक्सिको इन्वेड करेंगे। हालांकि कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि पहले ईरान की बारी आ सकती है, क्योंकि ईरान की हालत बद से बदतर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरानी करेंसी रसातल में जा चुकी है। भारतीय रुपए की कीमत ईरानी रुपए में
11,723.56 तक पहुंच गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत शून्य हो गई है। मतलब चाहे जितनी करेंसी है, आप उसे $1 भी नहीं खरीद सकते। ईरान की आर्थिक बदहाली का असर वहां की सड़कों पर देखा जा सकता है। गरीबी और भुखमरी से परेशान ईरान की जनता सड़क पर उतर चुकी है और पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए वहां पर आर्मी दमन पर उतर आई। एक आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसक प्रदर्शन को दबाने की कोशिश में ईरानी फोर्स के हाथों 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हिंसा और आगजनी का दौर नहीं थम रहा। ईरान में उपजे इसी बवाल का डोनाल्ड ट्रंप फायदा लेना चाहते हैं। ट्रंप के निशाने पर ईरान के कट्टर इस्लामिक नेता खामनेई हैं और इन्हीं सुप्रीम लीडर खामनेई को डोनाल्ड ट्रंप बदलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में शांति के साथ काम हो जाए, वहां की जो सरकार है वो कुर्सी छोड़ दे और अमेरिका समर्थित कोई सरकार आ जाए। वहां के लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, अमेरिका को बस थोड़ी सी ताकत लगानी है, यानी सांप भी मर जाए और अपनी लाठी भी न टूटे, दोनों काम हो जाए। और ट्रंप इसी फिराक में लगे हुए हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करा लिया जाए लगे हाथ, क्योंकि माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ अमेरिका के लिहाज से। इसके लिए उन्होंने पहले से बदहाल ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर रूस की तरह 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी हल्का हल्का तोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसका सबसे ज्यादा असर ईरान पर होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली पहले ही ईरान बर्बाद हो चुका है। और उसके बाद असर होगा चीन पर, जो अकेले ईरान का 80% क्रूड ऑयल खरीदता है। रूस से व्यापार करने की एवज में भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के इस फैसले का असर भारत पर भी आंशिक तौर पर आ सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत करीब 15,000 करोड़ रुपए का तेल ईरान से खरीद रहा है। भारत कुछ साल पहले तक ईरान से करीब 75,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल आयात करता था। फिर जो बाइडेन साहब आ गए, बाइडेन साहब ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप रशिया से तेल लीजिए। फिर जो बाइडेन साहब चले गए, फिर ट्रंप साहब आ गए, फिर उन्होंने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया। फिर ट्रंप साहब ने कहा कि रशिया से भी तेल मत लीजिए, मतलब रशिया से भी मत खरीदिए, ईरान से भी मत खरीदिए, सिर्फ अमेरिका से खरीदिए। और अमेरिका ही अपना तेल बेचेगा पूरी दुनिया में। इस तरह से देखा जाए तो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर 75% तक टैरिफ की आशंका बढ़ गई। लेकिन ट्रंप के इस फैसले की सबसे बड़ी मार ईरान की आम जनता पर पड़ेगी, जो पहले से ही भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ साथ मैक्सिको को भी इन्वेड करने की तैयारी कर ली है। तो ईरान की कहानी तो आपको मैंने बता दी। अब मैक्सिको की कहानी समझ लीजिए क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए अपनी आर्मी मैक्सिको में उतारने जा रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिकी हुई है, अमेरिका की प्लानिंग मैक्सिको की तरफ है। अटकलें लगाई जा रही कि अगले 24 घंटे बेहद क्रूशियल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के साथ या उससे पहले मैक्सिको में घुस सकता है। और मैक्सिको पर भी हमले का बहाना वही है जो वेनेजुएला पर लगाया था, यानी ड्रग कार्टेल्स को खत्म करना, फेंटनिल लैब्स को जब्त करना या नष्ट करना। बताया जा रहा है कि ट्रंप मैक्सिको की सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वो अमेरिकी सेना को अपने देश में घुसने दें। ट्रंप के इस प्रेशर ने मैक्सिको की सरकार की सांसें अटका दी। अब मैक्सिको इस बारे में क्या करेगा? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मैक्सिको पर इस बात के लिए दबाव बढ़ा रहा है कि वो ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए मान जाए। कूटनीतिक भाषा में भले इसे सहयोग की भाषा कही जा रही हो, लेकिन हकीकत में इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सेना या स्पेशल फोर्सेज मैक्सिको की धरती पर उतरेंगी और वहां चल रहे ड्रग सिंडिकेट के ठिकानों पर सीधी कार्रवाई करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि मैक्सिको की सरकार और वहां की पुलिस ने ड्रग कार्टेल्स के सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए अब अमेरिका खुद सफाई अभियान चलाएगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है और उन्होंने अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की संभावना को खारिज किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार स्थिति अलग है और अमेरिकी सेना के मैक्सिको में घुसने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में फैंटनिल एक महामारी बन चुका है और एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा नशीला होता है। अमेरिका में हर साल 70,000 से ज्यादा लोग फैंटनिल के ओवरडोज से मारे जाते हैं। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि वो ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ वैसे ही जंग लड़ेंगे जैसे कि आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ, अल कायदा के खिलाफ, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने लड़ी।
और ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये है डोनाल्ड ट्रंप से, अगर ये सवाल उन तक पहुंच जाए तो, कि उन्होंने वेनेजुएला को ड्रग्स के नाम पर इन्वेड किया, लेकिन अमेरिका ने आज तक आंकड़े नहीं दिए कि वेनेजुएला के अंदर कितने ड्रग कार्टल्स को, कितने ड्रग सिंडिकेट्स को और कितने ड्रग माफिया को उन्होंने खत्म किया, उठाया, गिरफ्तार किया या फिर फैक्ट्रियां नष्ट किया, प्रोडक्शन खत्म किया। अभी तक तो सिर्फ वेनेजुएला से तेल की बात हो रही है। यहां तक कि अमेरिका ने यह भी खुलेआम ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला 5 करोड़ बैरल ऑयल अमेरिका को देगा। लेकिन ड्रग्स को लेकर तो कोई डेटा नहीं आया, ड्रग्स पर कार्रवाई को लेकर भी कोई डेटा नहीं आया। यानी ड्रग्स बहाना है, तेल असली निशाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैक्सिको के ड्रग कार्टेल को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबाम देश की संप्रभुता का हवाला देकर अमेरिकी सेना को घुसने से मना कर रही हैं। लेकिन ट्रंप के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे मैक्सिको को झुकना पड़ सकता है, और वो हथियार है आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर मैक्सिको ने बॉर्डर और ड्रग्स पर कड़ा एक्शन नहीं लिया तो मैक्सिकन सामानों पर 25% से लेकर 100% तक टैरिफ इंपोज करेंगे। मैक्सिको की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिला देंगे, क्योंकि मैक्सिको की इकोनॉमी कंप्लीटली अमेरिका पर डिपेंड करती है। अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो मैक्सिको की इकोनॉमी बैठ जाएगी, जिसके डर से मैक्सिको की सरकार को ट्रंप के आगे झुकना पड़ सकता है और जॉइंट एक्शन की बात माननी पड़ सकती है। तो वेनेजुएला के बाद क्या वाकई मैक्सिको की बारी है? माना तो यही जा रहा है। मैक्सिको में घुसने के लिए अमेरिकी सेना तैयार है, लेकिन सवाल यह कि ईरान पहले या मैक्सिको पहले। कहते हैं ईरान पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत भी लगातार अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना तैयार है दोनों जगह, मैक्सिको पर भी और ईरान पर भी। वहीं ट्रंप के इशारे का इंतजार है। ईरान में तो वैसे ही हालत खराब है, अर्थव्यवस्था रसातल में है, जनता सड़क पर है। विरोध प्रदर्शन में 12,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात है। करेंसी रसातल में है। ट्रंप टैरिफ के बाद ईरान वैसे ही बर्बादी के कगार पर है। अब मैक्सिको में जाएंगे तो वहां भी हालत खराब होगी। ड्रग कार्टेल बहाना है, मैक्सिको अगला निशाना है, ये कहा जा रहा है। मैक्सिको में अमेरिकी सेना के हमले का प्लान भी तैयार है। ट्रंप ने मैक्सिको की सरकार से आह्वान किया है अमेरिकी सेना को मैक्सिको में घुसने दिया जाए। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स माने तो मैक्सिको पर पूरी तरह से आक्रमण की तैयारी तो नहीं है, लेकिन एक जॉइंट कोवर्ट ऑपरेशन किया जा सकता है। इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। इसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस ड्रग लैब्स की पहचान करेगी और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस वहां उतरकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। ठीक वैसे जैसा आप हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, या ठीक वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन का असैसिनेशन अमेरिका ने किया था पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर। हालांकि ट्रंप ने इस ऑपरेशन को मैक्सिको की मदद के तौर पर पेश करने की योजना बनाई है। मैक्सिको की सरकार से बातचीत भी चल रही है ताकि मैक्सिको सरकार की इज्जत भी बची रहे और अमेरिका का काम भी हो जाए। ऐसी स्थिति में मैक्सिको के लिए स्थिति जो है वो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी है। अगर वो अमेरिकी सेना को आने की इजाजत देते हैं तो देश के अंदर सरकार के खिलाफ माहौल बन जाएगा। मैक्सिको के लोग इसे अपनी आजादी पर हमला मानेंगे और क्लॉडिया शिनबाम की सरकार को नकार दिया जाएगा, अमेरिका की कठपुतली करार दिया जाएगा। वहीं अगर वो मना करते हैं तो ट्रंप आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं, जिससे देश में बेरोजगारी और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी और स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे आजकल ईरान में है। सैंक्शन के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैक्सिको का ड्रग कार्टेल अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए अब आपदा बन चुका है, जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप पहले ही टैरिफ से पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा कर चुके हैं, इसी तरह रूस, यूक्रेन, ईरान, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और क्यूबा जैसे देशों के खिलाफ उनका आक्रामक अंदाज पूरी दुनिया को अशांति की आग में झोंक रहा है। ट्रंप के मौजूदा रुख से पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। जो देश ट्रंप के हां में हां मिला रहे हैं वो भी डरे हुए हैं, मजबूरी है, और अपने आर्थिक हितों को देखते हुए उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप का ये रुख दुनिया की तस्वीर को कैसे बदलता है और वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे चेंज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस खबर को सबसे पहले हम आपको तस्वीर के लिहाज से दिखाना चाहेंगे।
सबसे पहले तस्वीर लेकर आइए पीछे की स्क्रीन पर। समंदर का एक ऐसा बाहुबली जिससे 1 लाख टन लोहे से बनाया गया है। यह एक चलता फिरता शहर है, बारूदी शहर। यह एक ऐसा बाहुबली है जिस भी जंगी मोर्चे पर खड़ा हो जाए उस जगह की जीत तय मानी जाती है, उस पक्ष की जीत तय मानी जाती है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं समंदर के इस महाबली की। ये बाहुबली अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यह अमेरिका की वो ताकत है जिसे बड़े बड़े दुश्मन भी पनाह मांगते हैं। यह यूएसएस अब्राहम लिंकन, तैरता हुआ एक शहर, एक बारूदी किला, दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिलाने की ताकत। न्यूक्लियर पावर्ड, यानी कि एक बार ईंधन भर गया तो दशकों तक ये समंदर में तैरता रहता है। ईरान के करीब इसकी तैनाती की जा रही है। जी हां, साउथ चाइना सी से इस महाबली ने रुख कर लिया है ईरान की तरफ, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ। और से यूएस की सबसे मजबूत दीवार कहीं तो गलत नहीं। समंदर में डिस्ट्रॉयर तैनात, ईरान की सेना तैयार और अमेरिका भी सामने अपने वॉरशिप को लेकर पहुंच गया है। ईरान चेतावनी दे रहा है, ट्रंप वार्निंग दे रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में क्या तबाही तबाही है। अमेरिका का समुद्री युद्ध ताकत एक ऐसा दानव जिसे देखकर दुश्मन भी इलाका खाली कर देते हैं। एक ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो सिर्फ चलता फिरता लोहे का शहर नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत का जीता जागता मिसाल है। नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन। टाइप न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इसे ईंधन की आवश्यकता ही नहीं है, यह परमाणु ऊर्जा पर चलती है। निमित्ज क्लास, वजन लगभग 1 लाख टन, लंबाई 333 मीटर, 5000 सैनिकों की तैनाती, चालक दल को मिलाकर 90 से अधिक अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की तैनाती और दूसरे लड़ाकू विमान। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं जो इसे अनलिमिटेड रेंज देते हैं और बहुत हाई स्पीड पर इसे ऑपरेट कराते हैं। यह समंदर के बीचों बीच छिपा एक मौत का किला जिसे यूएसएस अब्राहम लिंकन कहा जाता है, यह किसी भी दुश्मन के लिए खौफ का जीता जागता एक सबूत है। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि अमेरिका की समंदर में चलती हुई अजयी सेना का प्रतीक है। इसकी ताकत को भी समझ लीजिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और सबसे बड़ी बात, यह मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है अभी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। परमाणु युद्धपोत समंदर का सुपर पावर, लंबाई 333 मीटर, कर्मचारी हमने आपको बताया। एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट इस पर तैनात किए जा सकते हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट, लंबी दूरी तक हमला करने वाला घातक विमान। E-2 हॉकाई, दुश्मन की निगरानी और रणनीतिक सतर्कता बरतने वाला विमान। परमाणु रिएक्टर के बारे में हमने आपकी जानकारी दी, स्पीड 55.5 किलोमीटर पर आवर। यानी ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका कुछ तो पका रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो अमेरिका नहीं बता रहा है और चुपके चुपके तैयारी कर रहा है। अब इस इतने विशालकाय जहाज को ईरान के करीब भेजने का मतलब क्या है? सबसे ताकतवर समुद्री ताकत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना क्यों किया गया है? इसे साउथ चाइना सी से हटाकर मिडिल ईस्ट में ले जाया जा रहा है। इसकी तैनाती ईरान के लिए दिन में किसी बुरे सपने से कम नहीं है और अमेरिका की उस प्लानिंग को उजागर करता है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है। जैसा कि वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि
ईरान की मिसाइलें और ईरान के जो हथियार हैं उनके टारगेट पर सीधे मिडिल ईस्ट के जितने भी एयरबेस हैं अमेरिका के या आर्मी बेस है वो सब हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। आपने शतरंज का खेल खेला है कभी? आप देखते होंगे किसी एक प्यादे को बचाने के लिए उसके अगल बगल कोई बहुत स्ट्रांग तैनाती की जाती है, कहीं मंत्री घोड़ा, कहीं ऊंट बिठाया जाता है। अमेरिका ठीक वही कर रहा है। अपने एयर बेसेस को सिक्योर करने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, ताकि अगर ईरान पर एक्शन हुआ और ईरान ने हिमाकत की अमेरिकी एयरबेस और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की, तो उनके मिसाइल को बीच में ही डिस्ट्रॉय करने की ताकत यह यूएसएस अब्राहम लिंकन रखता है। इसलिए पेंटागन के आदेश पर इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सेंट्रल कमांड के इलाके में तैनात किया जा रहा है। इस समूह में यूएसएस प्रिंस, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर जैसे अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर भी हैं। यह महज एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का सीधा और सख्त संदेश माना जा रहा है, खासकर ईरान के लिए। अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूएसएस अब्राहम लिंकन? तो जान लीजिए, ईरान जैसे नाजुक हालात में है और जिस नाजुक इलाके में है जहां हर कदम पर खतरा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका को फ्री हैंड देता है। जमीन पर सीधी जंग में फंसे बिना यह पोत अमेरिका को ऑपरेशन चलाने की आजादी देता है किसी भी इलाके में। न केवल इजराइल और खाड़ी देशों की रक्षा, बल्कि तेल मार्गों की सुरक्षा भी इसकी अहम जिम्मेदारी होती है। साथ ही यह पोत विरोधी देशों को साफ मैसेज देता है कि अमेरिका का पोत अगर यहां पर आ गया है, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच गया है, तो समझ लीजिए कि अमेरिका 100% ऑपरेशन को अंजाम देगा। इसकी मौजूदगी मात्र से ही दुश्मनों के सपने अधूरे रह जाते हैं और अमेरिका की सबसे मजबूत दीवार किसी भी चुनौती को गिराने के लिए काफी है। तो अब सवाल यह कि क्या ईरान टिक पाएगा? इसका जवाब ना में है। ईरान दुनिया की 16वीं सबसे मजबूत सेना है। 16वें नंबर पर सेना आती है, अमेरिका नंबर 1 पर है। ईरान में एक्टिव सैनिक 6 लाख हैं, टैंक 1700 से ज्यादा हैं, एयरक्राफ्ट 500 से ज्यादा है। एयरक्राफ्ट तो नए कुछ है ही नहीं। ईरान के पास एयरफोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब से अमेरिकी सैंक्शन लगा, दुनिया भर से एवियोनिक्स मिलने बंद हो गए ईरान को। हालांकि चाइना के सपोर्ट से कुछ एक एयरक्राफ्ट बने हैं जो कि काम आते हैं। मिसाइल आर्सेनल बहुत मजबूत है, 2000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल है। लेकिन जब अमेरिका से तुलना कर दे तो फर्क साफ नजर आता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 4 लाख से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल, एयरफोर्स और नेवी में भारी बढ़त है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलों में है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली है और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी बेस जैसे कतर का अल उदैद निशाने पर रहता है। और ऐसे ही बेस को काउंटर करने के लिए इस जहाज को लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन। हाल के सालों में ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। 2024-25 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इस्राइल अमेरिका के हमलों से नुकसान हुआ, जिससे उसकी रक्षा क्षमता भी प्रभावित हुई है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान लंबे समय तक गुरिल्ला स्टाइल का युद्ध लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका को गुरिल्ला युद्ध लड़ना ही नहीं, अमेरिका को यहां पर आर्मी भेजनी ही नहीं। अमेरिका को सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्बिंग से काम लेना है। और उसके 18-19 आर्मी बेस, सैन्य बेस पहले ही मिडिल ईस्ट में है। इजराइल पहले ही बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट के बगल में, और उसके बाद ये यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहुंच रहा है। तो सोचिए कि अमेरिका को यहां पर अब किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन को इसलिए पहुंचा रहा है ताकि उसके मिडिल ईस्ट के बेसेस सुरक्षित रहें और इजराइल को किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ईरान मिसाइल से हमला करता है तो हमने उसका इंपैक्ट देखा था जब ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी। अमेरिका पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है। जून में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। ये रहा वो नक्शा जहां पर हमला हुआ, फोर्डो, नतांज और इस्फहान में। और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिसर्च फैसिलिटी है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम माइन है, यूरेनियम कन्वर्जन और एनरिचमेंट प्लांट भी है।
हालांकि न्यूक्लियर एक्टिविटी की कोई घोषणा नहीं थी। प्रमुख लोकेशन जो है वो हमने आपको बता दिया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, जहां पर अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। कहते हैं फोर्डो में भूमिगत न्यूक्लियर साइट है, यानी कि अंडरग्राउंड। इस्फहान में कन्वर्जन फैसिलिटी और यहीं पर हमला हुआ था। संगद अराक हेवी वाटर रिएक्टर है। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बंदर अब्बास में यूरेनियम माइन है। तेहरान, वारामिन, बोनाब, मारिवान, लविसान, अराक, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर न्यूक्लियर एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की देखी जा सकती है। अमेरिका का मानना है कि 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी तक ईरान पहुंच चुका है और जिस दिन यह कैपेसिटी 90% तक पहुंच गई उस दिन ईरान परमाणु बम बना लेगा और इसलिए ईरान को रोकना बहुत जरूरी है और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ईरान के सामने खड़ी। एक तरफ अमेरिका, ग्लोबल सुपर पावर, दूसरी तरफ ईरान, तेवरों में सख्त लेकिन ताकत में अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता। एक अगर आप, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, फ्रैंकली अगर मैं आपसे कहूं, मेरी आप राय जानना चाहें तो कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, 895 बिलियन डॉलर का बजट है अमेरिका की आर्मी का और इसको बढ़ाकर, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी दे देता हूं, इसको बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है इस बार का अमेरिकी सैन्य बजट अमेरिका ने। आप इरादे समझ लीजिए, जस्ट इसका डबल से थोड़ा सा कम, लेकिन हां लगभग। और 15 बिलियन डॉलर का बजट है ईरान का। कहां कोई कंपैरिजन है? आर्मी अमेरिका के पास 13 लाख, ईरान के पास 6 लाख। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास 11 है, ईरान के पास 0 है। परमाणु हथियार भरमार है, भंडार है, ईरान के पास नील बटे सन्नाटा, 0, कुछ भी नहीं है। रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास 16 लाख है, ईरान के पास 3 लाख है। रक्षा बजट हमने आपके सामने रख ही दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में ईरान चाह कर भी अमेरिका के सामने नहीं टिक सकता है और जैसे जैसे एक एक सेकंड का फासला तय हो रहा है वैसे वैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रहा है। ईरान की घेरेबंदी बढ़ा रहा है, सैन्य घेरेबंदी तगड़ा कर रहा है। समंदर, रेगिस्तान, आसमान, हर मोर्चे पर अमेरिका बाज जैसी तैनाती कर रहा है। ईरान के चारों ओर कहां कहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, यह भी देख लीजिए आप, किस तरह से ईरान को घेर कर अमेरिका बैठा हुआ है। कतर में मिलिट्री बेस है, इस क्षेत्र का सबसे जरूरी बेस अल उदेद एयरबेस, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी फैसिलिटी। 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। अल उदेद से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में हवाई अभियानों को कोऑर्डिनेट करता है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, इसका हेडक्वार्टर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में। यह बेस फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री रास्तों की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाता है। कुवैत में कैंप है, आरफिजान और अली अल सलेम एयरबेस जैसी बड़ी फैसिलिटी है। यह इस क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी बलों के लिए लॉजिस्टिक हब है, सैनिकों की तैनाती का केंद्र है और हवाई परिवहन बेस के रूप में भी काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिकी बलों को अल धाफरा एयरबेस तक पहुंचाने की मंजूरी देता है। यह एडवांस लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन तैनाती का एक बहुत स्ट्रांग इलाका है। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह अक्सर अमेरिकी विमान वाहक पोतों और युद्धपोतों की मेजबानी भी करता है। इराक ले लीजिए, इराक में पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस और कुर्द क्षेत्र में एरबिल एयरबेस जैसे ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य कर्मचारियों की मजबूती है। यहां का इस्तेमाल आतंकवाद रोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। सऊदी अरब भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसी जगहों पर अमेरिकी बलों की मेजबानी करता है। यहां मिसाइल रक्षा प्रणाली और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। हालांकि अमेरिकी उपस्थिति पिछले सालों की तुलना में थोड़ी शांत है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अजराक में मुआफक अल साल्टी एयरबेस है। यहां अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग मौजूद है जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। अब टर्की आ जाइए। टर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसरलिक एयरबेस चलाते हैं। यहां
अमेरिका के परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। आईएसआईएस के खिलाफ गठबंधन को सहयोग दिया जाता है। तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यानी पश्चिम में इराक, दक्षिण में खाड़ी देश, उत्तर में तुर्की और समंदर में अमेरिकी जहाज, जंगी जहाज यूएसएस इब्राहिम लिंकन। ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ। ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो बातचीत करे, अमेरिका से समझौता करे, या मरने मिटने के लिए या मारने मिटने के लिए तैयार है। अमेरिका इन ठिकानों से मेजबान देश की सहमति के बिना कानूनी तौर पर हमला नहीं कर सकता। ये ठिकाने अमेरिका के इलाके के नहीं हैं। किसी भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए मेजबान सरकार से मंजूरी चाहिए होगी। जनवरी 2026 तक ज्यादातर खाड़ी देशों ने अमेरिका के ईरान के संभावित संघर्ष में सार्वजनिक रूप से तटस्थ रहने का संकेत दिया है। इनमें से कई देशों ने कथित तौर पर वॉशिंगटन को कहा कि उनके ठिकानों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अमेरिका मानेगा? जब अमेरिका के इंटरेस्ट पर हमला होगा, इसराइल पर हमला होगा, अमेरिका के बेसिस पर हमला होगा, तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? कहना बहुत मुश्किल है। और जवाब यह है कि अमेरिका बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा। और यूएसएस इब्राहिम लिंकन के इस इलाके में तैनाती साउथ चाइना सी से अच्छे संकेत नहीं है ईरान के लिए। इस पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। स्पेन से खबर है 150 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्पेन में 150 सालों बाद रानी का शासन होने जा रहा है। राजा किंग फिलिप सिक्स्थ और रानी लेटिजिया की बेटी राजकुमारी लियोनोर स्पेन की अगली रानी बनने जा रही हैं। 1800 के दशक में शासन करने वाली इजाबेल II के बाद लियोनोर देश की पहली क्वीन रेनेंट बनेंगी। 1700 की शुरुआत में वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन में हैब्सबर्ग राजवंश को हराकर बोर्बोन राजवंश ने स्पेन की सत्ता संभाली थी और तब से उन्हीं का शासन यहां पर चल रहा है। क्वीन लियोनोर के बारे में भी जान लीजिए। पूरा नाम है लियोनोर दे बोर्बोन वायोर्टिज। जन्म 31 अक्टूबर 2005। पिता किंग फिलिप VI, मां क्वीन लेटिजिया, वर्तमान पर क्राउन प्रिंसेस ऑफ स्पेन। जैसे ही किंग फिलिपे का शासन खत्म होगा, लियोनोर सीधे सीधे रानी बन जाएंगी। 150 साल बाद क्यों खास है? स्पेन में आखिरी महिला शासक थी क्वीन इजाबेला। उनका शासन 1874 में खत्म हुआ था। यानी पूरे 150 साल बाद स्पेन को फिर से एक क्वीन मिलने जा रही है। इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जान लीजिए। स्पेन और ब्रिटेन दोनों जगह इन्होंने पढ़ाई की है। बताते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल बैकलोरिएट में पढ़ाई की है। स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच बहुत अच्छे से जानती हैं। अरबी और ग्रीक की भी बुनियादी जानकारी है। राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इतिहास में रुचि है। और सिर्फ किताबों तक ही नहीं, स्पेन की तीनों सेनाओं में इन्होंने ट्रेनिंग की है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ट्रेनिंग की है। मिलिट्री ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण और लीडरशिप कोर्स भी की है। यानी एक रानी में जो काबिलियत होनी चाहिए वो सारी काबिलियत इनमें नजर आती है। जनरल फ्रैंको की तानाशाही खत्म होने के बाद 1975 में स्पेन में फिर से राजशाही की शुरुआत हुई। इसके बाद स्पेन को लोकतंत्र की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा जुआन कार्लोस देश के राजा बने थे। 2014 में कार्लोस ने अपनी गद्दी छोड़ दी और उनकी जगह उनके बेटे फिलिप नए राजा बन गए थे। फिलिप के बाद अब उनकी बेटी लियोनोर ताज की अगली वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं। फिलिप और लेटिजिया की शादी 2004 में हुई थी। लेटिजिया शादी से पहले एक पत्रकार थी और वो 42 साल की उम्र में स्पेन की रानी बनी। फिलिप और लेटिजिया की 2 बेटियां हैं। इनमें बड़ी बेटी राजकुमारी लियोनोर हैं जिनका जन्म 2005 में हुआ था। लियोनोर अपने पिता फिलिप के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। लियोनोर की छोटी बेटी इन्फांटा सोफिया हैं जिनका जन्म 2007 में हुआ था। बता दें कि स्पेन की परंपरा के मुताबिक सिंहासन के उत्तराधिकारी को गद्दी संभालने से पहले सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। लियोनोर ने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत वेल्स के UWC अटलांटिक कॉलेज से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा के साथ की है। इसके बाद उन्होंने भविष्य देश की कमांडर इन चीफ बनने के लिए अपनी सैन्य ट्रेनिंग शुरू की थी। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि 150 साल बाद स्पेन में रानी का शासन लौट रहा है। बारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट के हमारा आज का सवाल है, अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी। अपना सही जवाब भेजिए 7407 7407 पर। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है CP शर्मा जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से हैं।
शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई, जल्द ही आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अपनी स्मार्ट टीवी पर देखिए लाइव और लगातार, वो भी फुल एचडी में।